ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसत्वं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं प्रशुमगावराहवितिहस्तं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवताय नमो नमः। आज मराठी व्यवसायियों की साक्षात्कार योजना में मैं स्वरबहार संस्था के अध्यक्ष आदरणीय अनिल चिदंबरे साहब से मुलाकात करने आया हूँ। भूमिका ऐसी बांध देता हूँ कि ईश्वर अपने सेवा पात्रों का चयन स्वयं करता है और उन्हें चिर युवा रखता है, क्योंकि उससे काम करवाने रहते हैं। ऐसे हमारे अनिल दादा चिदंबरे जो अभी आपके सामने बैठे मिलेंगे आपको, इनकी आप पहनावे से इनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक ये बताएंगे नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि इस योजना का हम प्रारंभ दादा के साक्षात्कार से किए जाए। चिदंबरे साहब, आपका इस योजना में बहुत बहुत स्वागत है। माननीय शंकर लालवानी जी साहब ने इस योजना को आर्थिक सहायता प्रदान किया है। मराठी व्यवसायियों के इस तरह के वीडियोस अपलोड करके उन्हें हम लोग पब्लिसिटी दिलवाने का काम करते हैं, जिसके आपकी संस्था जिसमें स्वरबहार जो कि संगीत से निगडित थी, जुड़ी हुई थी, लेकिन आपने इस मेरे प्रस्ताव को स्वीकृति दी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं थोड़ा सा आपका एक साक्षात्कार चाहता हूँ। तो मुझे आप बताइए कि आप निवासी कहाँ के हैं? इंदौर? हाँ, आपने बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिया मेरे से। अच्छा। क्योंकि अब मैं क्या बताऊँ सर कि मेरा जन्म तो धार में हुआ, मेरा ननेल धार में था। अच्छा। दत्तात्रेय माधवराव दुबेकर। जन्म के बाद मैं ग्वालियर शिफ्ट हो गया। ग्वालियर में मेरे पिताजी एजेएमपी ग्वालियर में रहे। अच्छा। तो इसलिए मेरा प्राइमरी एजुकेशन ग्वालियर में ही हुआ 5वीं तक। फिर मेरे पिताजी नागपुर चले गए। अच्छा। तो 2 साल मेरे 6ठी 7वीं के नागपुर में हो गए। अच्छा। फिर मैं गुना आ गया तो 8वीं 9वीं वहाँ से कर ली, तो मैं गुना का भी रहने वाला हो गया। फिर उसके बाद 10वीं 11वीं के लिए फिर मैं धार में आ गया, तो हायर सेकेंडरी मैंने वहाँ से की। और फिर मैं ग्वालियर चला गया इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए। तो मैं ऐसे अलग अलग जगह पे रहा हूँ कि मैं कहाँ का हूँ मैं खुद नहीं तय कर पाता। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बात कही आपने। हाँ, सर्विस काल जरूर मेरा उज्जैन में ज़्यादा रहा, 18 साल रहा। अच्छा अच्छा, वो भी महाकाल की कृपा। ठीक है। तो पिताजी का नाम क्या आपके? शंकरराव माधवराव चिदंबरे। हालांकि गुना की हमारी फैमिली रहने वाली है। अच्छा। सतनपुर हमारा गांव था। हमारे दादाजी भी वहीं 300 बीघा जमीन थी और जागीरदार थे वहाँ के। ओके। वो उस कारण से तो बार बार अलग अलग जगह रहने का कारण कुछ? कठिन प्रश्न ये भी मेरे लिए। अच्छा, हमें सब बताइए, आप कौन तो साक्षात्कार लेते हैं? ऐसा था, जब मेरा जन्म हुआ था तो 1.5 साल बाद मेरी माताजी का देहांत हो गया था। मैंने उनको देखा नहीं था। ओह। हाँ, तो इस कारण से मेरा थोड़ा सा अलग अलग कारणों से। ठीक है, समझ गया, कोई बात। अभी अपन आते हैं कि जो आपने शिक्षण बताया आपने। हाँ। तो शिक्षण आपने इंजीनियरिंग किया? हाँ, ग्वालियर से। ग्वालियर से। मतलब MITS से? नहीं, CTI कहलाता है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया मैंने। अच्छा। हाँ, ओके। 68 में किया मैंने। 68 में? हाँ। फिर जॉब के हिसाब से कहाँ पे आया? जॉब के हिसाब से मेरे को 68 के बाद मेरे को 68 में ही जॉब मिला। न्यू प्रिसीजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विक्रम डीजल इंजन की कंपनी है, महाबय कंसर्न, 7 मीटर लॉजिस्ट में से एक थे। अच्छा। वहाँ मेरे को जॉब मिला। अच्छा। एज ए वर्कशॉप सुपरवाइजर इंजीनियर का काम मैंने वहाँ पे किया 2 साल तक। ओके। तब आपकी आयु कितनी? मेरी आयु होगी कम से कम 31 साल की। 30 साल की। 30 साल की आयु में आपने इतने मतलब जीवन के थपेड़ों से जूझते, क्योंकि अब जैसे इनने एक संक्षिप्त में बताया कि एक बहुत बड़ा इनके साथ अलग अलग जगह रहने का कारण भी बहुत विस्तृत होगा। निश्चित ही हम सब उससे परिचित हो ही गए हैं। लेकिन ऐसे संवेदनशील मानव की निर्मिति के लिए, जैसा कहा जाता है, जब व्यक्ति दुख झेलता है तो वो जितना दुख झेलता है उतना दूसरों के दुख पहचान सकता है और उतना वो संवेदनशील बनता है। तो ईश्वर को चिदंबरे साहब के जीवन में कला को भी प्रतिलक्षित करना था, कला भी डाल दी थी, और कला बगैर वेदना के हो नहीं सकती। तो कला से आपका जुड़ाव कैसे हुआ चिदंबरे साहब? कला से जुड़ाव ऐसा हुआ कि सर मैं जब नागपुर जा रहा था तो एक रेलवे स्टेशन पे मतलब जो फ्लाईओवर रहता है उसके ऊपर एक कोई बांसुरी बजा रहा था। अच्छा। तो मैं
बीच में रुका हुआ था भूसावल, तो सुनते सुनते मेरे को इतनी अच्छी लगी, उसके पास पहुंच गया मैं। तो उस व्यक्ति ने मेरे को वो बांसुरी गिफ्ट में दे दी। अच्छा। हाँ, पता नहीं क्या मेरे से प्रभावित हुआ, उससे फिर मैंने थोड़ा सा अपना गाना बजाना टूटा फूटा चालू किया, तो उससे मेरी ये अच्छी खासी थोड़ी सी स्वरों की पकड़ हो गई। तो फिर बाद में मैं जैसे ही मतलब 68 से 70 मैंने न्यूट्रिशन में काम किया, फिर मेरे को 70 से मैं भोपाल में आ गया। भोपाल में परमाली वेल्नेस लिमिटेड करके एक इंग्लैंड की कंपनी है जी। एशिया की एक दूसरी कंपनी है, तो वहाँ मेरे को जॉब मिला। तो जॉब मिलने से मैंने 4 साल वहाँ भोपाल में काम किया, लेकिन वहाँ भी मेरे बांसुरी के साथ मेरे को अच्छा मतलब एक्सपोज मिला। दलता ऑर्केस्ट्रा पार्टी, नेवाड़ा ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ में प्रोग्राम भी देता था जी। और उसके बाद मेरे को आकाशवाणी का भी ऑफर मिला। मैं चयनित हुआ फोक म्यूजिक के लिए। तो पहले युवक संगम के नाम से आता था, फिर युवावाणी हुआ, तो उसमें मेरे को 10 मिनट का आज के कलाकार में कार्यक्रम मिलता था। मैं खुद अपनी धुन कंपोज करता था और इसे 5-6 साल तक मैंने आकाशवाणी भोपाल से अपने बांसुरी वादन का कार्यक्रम किया। उज्जैन में आपका बड़ा योगदान रहा, उज्जैन के सांस्कृतिक विरासत को संभालने में योगदान क्या क्या रहा आपका? हाँ जी, हमें एक्चुअली मेरे को 74 में मैंने ये अपना छोड़ा कार्यक्षेत्र, और मेरा अपॉइंटमेंट PWD में हुआ। मैंने न्यू प्रिसीशन छोड़ा, उसमें 6 महीने के लिए गजरा गियर्स भी ज्वाइन किया था, लेकिन मेरे को पुराना जो इंटरव्यू था उसके कारण मेरे को अपॉइंटमेंट मिला। नीमच में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। अच्छा। 2 साल में नीमच में एज ए सब इंजीनियर में रहा। उसके बाद मैं फिर ब्यावरा ट्रांसफ़र हो गया था। ओके। राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, तो 8 साल मेरे ब्यावरा, राजगढ़, नरसिंहगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के हिसाब से मेरे को इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कार्य सौंपा गया था जी। वो मैंने 8 साल वहाँ किए। अच्छा। कार्य। तो उसके पहले जब मैं 68 to 7 वहाँ थोड़ा सा कला के क्षेत्र में पूछ रहे हैं ना, तो 68 to 70 में जब देवास रहा तो वहाँ भी मेरी थोड़ी गतिविधियाँ चालू हुई। अच्छा। नाटक का मुझे शौक था, तो बृहन महाराष्ट्र मंडल में पहला हमारा देवास से काका किशा सा नाटक हुआ, और धनवटे रंग मंदिर नाटक में जब हमारा शो हुआ तो काफ़ी मतलब इतना मेरा रोल कठिन रोल था, बड़े मुश्किल से मैं कर पाया था। लेकिन स्टेज पे आने के बाद मेरे से पूछा कि ये रोल किसने किया था, सुमन मुंगी का मेरा रोल था, टिपिकल रोल था। अच्छा। तो मतलब जेंट्स की भूमिका में लेडीज़ के किस प्रकार एक्शन करना, तो उससे मेरे को थोड़ा और नाटक की ओर थोड़ा सा आकर्षण हुआ और मैं नाटकों में फिर काम करने लग गया था जी। जब मैं उज्जैन गया तो उज्जैन में भी मेरे को कालिदास अकादमी में अच्छा नाटक का वो मिला। शरद शर्मा अभिनव रंग मंडल के थे, उन्होंने एक नाटक 29 का किया और उसके हमने 56 शो करीब पूरे भारत में। 56? हाँ। उस जमाने में? हाँ, उस जमाने में। सुनी बांधी के सगळा गाव में नाचतो भले। काय विचारायचं, पोरगा बिचारा किती सीधा साधा आणि हा बाप मेरा डंक मारतो और फिर उसके बाद एक धीरेन्द्र परमार करके वहाँ के निदेशक थे कालिदास अकादमी, उन्होंने मेरा वो इंटरव्यू लिया और मेरे को जग हंसे खुद रो, जो मध्य प्रदेश का सबसे पहला टीवी सीरियल था, मॉर्निंग में टेलीकास्ट होता था कॉमेडी का पेंटर के साथ, उसमें मुझे काम करने का अवसर मिला। वाह। तो थोड़ा मेरा ये प्रवास बड़ा आगे। तो फिर मेरे को वहाँ दूसरी फिल्म पतो बिटिया भोजपुरी बनी, तो एक रोल मेरे को उसमें भी मिला। अच्छा। तो हाँ, वो भी काफ़ी मतलब पिक्चर अच्छी बनी, दहेज प्रथा पर थी। पटना में सिल्वर जुबली हुई इस फिल्म की, MP में नहीं आ पाई, थोड़ा सा हमको इसका दुख हुआ। आदाब आदाब। का बात करेंगे यहाँ? भाई जी एगो नया दरोगा आइल बा, विजय कुमार सिंह, बड़ा कड़क बा। धमकी देले बाद 2 दिन के भीतर कोठा खाली कर डालो। हाँ ना, कितना दरोगा आइले आ गईले, बाकी चंदा ऐसे ही चमकत रहल, चमकत रही, जाकर आपन काम कर। ना भाई जी, ये तो बड़ा कड़क बा। उज्जैन में मुझे फिल्म क्षेत्र में फिर गिरफ्त में मैंने काम किया। अच्छा। एक फिल्म आई राजीव वर्मा के साथ, डॉक्यूमेंट्री गवर्नमेंट की थी वो भी। तो उसके साथ मेरे राजेश राठी के वहाँ के एक अच्छे डायरेक्टर थे उज्जैन के, उनके साथ काम किया। तो ऐसा मेरी और भी बहुत सारी भटनागर करके है, उन्होंने मेरी एड फिल्म्स बनाई, राठी जी ने मेरी एड फिल्म बनाई जो अपने
सिटी केबल पे चला करती थी। तो इस क्षेत्र में मैं थोड़ा काम करता रहा, कला के क्षेत्र में। वाह वाह, हमारे मराठी में कहावत है, मूर्ति छोटी कीर्ति मोटी। तो चिदम्बरे साहब का, पर मुझे एक बात बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आपने कहीं इसका ट्रेनिंग नहीं लिया। नहीं, कुछ भी नहीं लिया। बस मैंने आपके हिसाब से जो पिपेट्री और जो संगीत की परीक्षा थी कुछ भी नहीं दिया। गजब। अपने वाह। से थोड़ा सा, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ईश्वर अपने सेवा पात्रों का चयन स्वयं करता है। उसे अगर कलाकार बनाना होता है तो वो कला के प्रति निष्ठा और जिद ये व्यक्ति के अंदर वैसे ही डाल देता है। तो ऐसे लोगों को कला के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, या अपन उल्टा कहें वो थोड़े से में ही ज़्यादा समझ जाते हैं, या और सरलीकृत किया जाए मेरी भाषा को तो वो अपने आप में स्वयं एक कलाकार बनते चले जाते हैं, स्वयं और स्वयं सिद्ध होते चले जाते हैं। मतलब उनको कहीं एक्टिंग की किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसा कि आपने बताया। कुछ भी नहीं। संगीत आपने कहीं शास्त्र सूत्र सीखा नहीं, और ना आपको ये पता है काली एक क्या है, काली दो क्या है। आप केवल अपनी मस्ती में गाते हैं और बाद में वो इंस्ट्रूमेंट से जुड़ जाता है और लोग आपकी तारीफ करते हैं कि आपने बहुत अच्छा गाया। और मैं विगत अनेक वर्षों से अनिल दादा को जानता हूँ। ये प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे कर्मठ व्यक्ति हैं जिनकी ऐसी इच्छा रहती है कि मेरे साथ बाकी सब लोगों को भी आगे बढ़ाया जाए, और इसी इनकी मन की इच्छा ने एक स्वर बहार संस्था का रूप लिया। और इसमें इन्होंने जितने भी एजेड पर्सन्स हैं, हमारे ज्येष्ठ नागरिक हैं, ये सब लोगों ने मिलके सममिल गाओ बजाओ ऐसी संस्था बनाई जिसका नाम रखा स्वर बहार, जिसमें आप अध्यक्ष हैं। और वो स्वांत सुखाय, और उनके कार्यक्रमों में उन्हें न पैसे की आवश्यकता है बल्कि स्वयं अपने 2 पैसे जेब से लगा सकते हैं। फेसकॉम करके जो ज्येष्ठ नागरिक संघ की पूना की संस्था है उसमें भी आप जुड़े हुए हैं, और कई संस्थाओं ने इनके कार्यशैली को देखते हुए इनको बहुत सारे उत्तरदायित्व दिए हुए हैं। वे अपने परिवार को संभालते हुए अनिल दादा उसका निर्वहन करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपन क्रम से स्वर बहार के बारे में बताया। हाँ, तो सर मैं उज्जैन में था तो उस समय महाराष्ट्र समाज में मैं पहले तो मैंने एक इंदिरा नगर में रहता था, महाराष्ट्र मित्र मंडल की एक संस्था स्थापित की। अच्छा। हाँ, नई संस्था स्थापित की वहाँ पे, ताकि सर जितने भी वहाँ इंदिरा नगर में महाराष्ट्रियन 100 परिवार रहते थे, तो वो गणपति उत्सव में इधर सिटी में आने में बड़े महाराष्ट्र समाज में थोड़े से संकोच करते थे। उस समय साधन कम था, तो वहाँ काफ़ी मेरे को अच्छा मिला। तो फिर महाराष्ट्र समाज वालों ने मेरे को कर दिया कि ये तो 2 पार्ट हो गए महाराष्ट्र समाज के, तो उन्होंने मेरे को महाराष्ट्र समाज में एज ए वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया। अच्छा। पहले मेरे को, मैं गणपति उत्सव किया तो उसमें मेरे को प्रेसिडेंट बनाया महाराष्ट्र समाज ने उज्जैन के। फिर मेरे को उन्होंने अपने कार्यकारिणी में इलेक्शन वगैरह करके एज ए वाइस प्रेसिडेंट बनाया। तो वहाँ भी मेरे नाटक की और संगीत की गतिविधियाँ चलती रही। फिर मैंने सोचा यहाँ पे सब कुछ होता है लेकिन यहाँ आर्केस्ट्रा नहीं होता। मेरे को भोपाल में थोड़ा आर्केस्ट्रा का शौक होता है, तो मैंने कुछ लोगों से बात की, मराठी लोगों से। मैंने कहा यहाँ इतने अच्छे गायक है, अपन आर्केस्ट्रा क्यों नहीं कर सकते? तो बोले यहाँ आर्केस्ट्रा हो रहता। आर्केस्ट्रा तो बोले वो नाच गाने का रहता है, इसलिए महाराष्ट्र समाज में हम आर्केस्ट्रा को कोई वो नहीं देते। पुराने काफ़ी लोग थे, डॉक्टर मुजुमदार थे, डॉक्टर पुस्तके थे, खेर और काफ़ी लोग थे। तो मैं मना किया। तो मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन मेरी इच्छा है कि मराठी आर्केस्ट्रा होना चाहिए। तो फिर मैंने अपना ग्रुप बनाया। जितने भी मराठी के बड़े बड़े गायक कलाकार थे, चाहे वो प्रोफेसर शेंडे हो, चाहे और चित्रा पंडित हो, सब लोगों को, डॉक्टर जेजुरीकर हो, इनको मिला के मैंने एक संस्था का स्थापित किया, जिसको उन्होंने मेरे को अध्यक्ष बनाया। और मेरे साथ सिंथेसाइजर वाले दिनेश शर्मा जी थे, हम दोनों ने मिलकर, वो सचिव थे। स्वर बहार का हमने कार्यक्रम आयोजित किया पहली बार। बिल्कुल विक्रम कीर्ति मंदिर में हाउसफुल था, 10 रुपये टिकट था, लेकिन लोगों को इतना अच्छा लगा कि सारे मराठी सिलेक्टेड, और पूरा जो ऑर्केस्ट्रा गाने में बजता है बिल्कुल वैसा का वैसा ही, सब टॉप, इवन तबला वादक भी भरत तिवारी वगैरह को लेकर गया था। तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ हमारा। उसका फिर हमारे यहाँ मतलब एक राड़े जी करके थे, उन्होंने आकाशवाणी इंदौर से उसका मराठी कार्यक्रम 12:30 बजे प्रसारण भी किया। तो वो हमारा पहला कार्यक्रम था। फिर भास्कर वालों ने, जो भास्कर के जो चीफ ब्यूरो थे, उन्होंने कहा हमारे लिए भी एक कार्यक्रम दीजिए। तो उनके लिए गज़ल निशा का कार्यक्रम दिया स्वर बहार का। फिर एक शाजापुर में कार्यक्रम दिया स्वर बहार का। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया। तो मुझे ऐसा लगा कि अपनी संस्था का आगे भी थोड़ा सा होना चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ स्वर सीनियर सिटीजन्स को लेकर स्वर बहार संस्था का कार्यक्रम यहाँ चालू किया। अभी 1.5 साल से हमारा
कहीं ऑनलाइन मिलना नहीं ऑफलाइन मिलना नहीं होता था, ऑनलाइन कार्यक्रम कर रहे। हर हफ्ते 2 हफ्ते में हमारे एक कार्यक्रम होता है, हर स्टेट के लिए होता है। क्योंकि मैंने यहाँ भी जैसे ही आया मैं तो यहाँ पे भी मैंने सामाजिक कार्य देखे, तो मैंने यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन ग्रुप की स्थापना की। ज्येष्ठ नागरिक संस्था लोकमान्य नगर अच्छा। के लोग मेरे को संस्थापक करके यहाँ जानते। 13 जनवरी 12 को मैंने स्थापना की और आज होते होते हमारे करीब 400 मेंबर यहाँ हो गए थे। अभी थोड़ा कम हो गए हैं कुछ कारण से, लेकिन ये संस्था आज भी बहुत अच्छी है। जब ये संस्था ज्येष्ठ नागरिक संस्था लोकमान्य नगर में स्थापित हुई तो मेरे को और भी लोगों ने संपर्क किया कि और भी हम जितने भी 30-40 संस्थाएं इसको मिला के कोई अपन कार्यक्रम कर सकते हैं क्या? यानी काम कर सकते हैं ना, अपन एक मंच पे आ जाए सारे सीनियर सिटीजन्स। तो फिर हमने सुमित्रा ताई से बात की, सुमित्रा ताई एग्री हुई, उनके साथ मीटिंग हुई, तो वो खुद आए। हमने इंदौर के करीब 40 संस्थाओं को एक मंच दिया और एक भव्य कार्यक्रम किया। तो इससे हमारा काफ़ी हुआ। उसके बाद कुछ पेंशनर्स एसोसिएशन ने भी मेरे को प्रांतीय लेवल की जो संस्था थी उसमें मैं संगठन सह सचिव रहा। और दूसरे फिर और भी जो प्रांतीय यहाँ पे जो वरिष्ठ नागरिक संघ है वहाँ पे भी उन्होंने कार्यकारिणी में लिया, संभागीय में भी लिया, यहाँ सीनियर सिटीजन के। और उसके बाद मैं अब अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ में भी इलेक्शन जीत के और मैं वहाँ वर्किंग बॉडी में और म्यूजिक ग्रुप के समिति में भी मैं कार्यरत हूँ। समाज कार्य में भी आपका कुछ कलेक्टर साहब के यहाँ बैठते थे, मैंने सुना। हाँ, वो क्या है कि हमारा जैसे ही हम ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन से जुड़े तो कलेक्टर साहब ने भी हमको कहा कि जब आप अच्छा काम करते हैं, और हमने एक पलाशिया पे एक हमारा एक ऑफिस है जिसमें हम 60+ वेलफेयर और के नाम से चलाते हैं। तो वहाँ पे हम लोग बैठते हैं 3 से 5 बजे तक, और वहाँ जो भी समस्याएं सीनियर सिटीजन की होती है वहाँ सुनते हैं और उनका काउंसलिंग करते हैं। तो जब कलेक्टर साहब को मालूम पड़ा तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ भी एक ऑफिस ले लीजिए, और यहाँ हर मंगलवार को एसपी ऑफिस में और कलेक्टर ऑफिस में जो जन सुनवाई होते हैं उसमें आपके 2-3 प्रतिनिधि आया करें। तो हम आपको जो भी समस्याएं आएंगी सीनियर सिटीजन की वो आपको करेंगे, आपको उसका काउंसलिंग करना है और निराकरण करना है। तो ये हमारा काम कम से कम 3 साल से ये हमारा चल रहा है। बहुत बढ़िया। और इसीलिए आपको भगवान महाकालेश्वर ने स्वस्थ और मस्त रखा हुआ है। तो महाकालेश्वर की याद बीच में रह गई जो मुझे लगता है कि आपकी बहुत आवश्यक है। महाकालेश्वर मंदिर से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? अब मैं खुद भी नहीं जानता ये क्या है। हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये रहता है कि एक ऑफिसर, जैसे मैं मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से काम करता था, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लेवल की सारी मीटिंग्स करता था, ये करता था। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर जो होते हैं ना वो 3 साल 5 साल से ज़्यादा कहीं नहीं रहते, उनका ट्रांसफ़र हो ही जाता है। लेकिन मेरे को महाकाल का कार्य ऑफिशियली मिला था गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी शिवरात्रि हो, नागपंचमी हो या कोई शिवस हो तो वहाँ मेरे को पूरी ड्यूटी देना पड़ती थी, जिस कारण से मैं बड़ा प्रभावित था कि अरे वाह, महाकाल खुद मुझे बुला लेते। और एक बात बताऊँ, वर्ष में एक बार केवल नागचंद्रेश्वर का मंदिर का दर्शन के लिए लोग खुलता है, वहाँ कोई नहीं जा सकता सिवाय वहाँ के मंत्र के सिवा उसके। लेकिन वहाँ मेरे को जाना पड़ता था। हर 8 दिन पहले से पूरी तैयारी करना, डेकोरेशन, महाकाल मंदिर का सजावट करना, लाइटिंग करना, ये करना। तो मैंने कहा देखो अपन बड़े लकी है, कोई यहाँ जा नहीं सकता, साल भर में अपन 8-8 दिन पहले वो रुक जाते हैं वहाँ। ये कोई विशेष कृपा है अपने महाकाल से। और शिवहस तो 2 किए ना मैंने वहाँ पे। अच्छा। तो सारे इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क पूरा मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रहता था। तो मैं पूरे तन मन से मतलब अपनी सेवा भाव से करता था। ये गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई इसलिए नहीं करता। अच्छा। तो कुछ उस पर पैसे देते थे तब भी आप नहीं लेते थे? नहीं, अभी शिवहस में जरूर मेरे को एक ऑफर आया था। मैं तो रिटायर्ड हो गया था 6 में, तो फिर भी जैसे मैं 2 शिवहस कर चुका था, तीसरे शिवहस के लिए उनको कोई अच्छा अनुभवी इंजीनियर्स की आवश्यकता थी। तो किसी ने कलेक्टर को बताया होगा कि इन्होंने काफ़ी काम किया और कम से कम 3 बार इलेक्ट्रिक फिटिंग किया है। गर्भगृह में जो समस्याएं थी वो हमेशा के लिए दूर हो गई, जो चूहा आने की, खाने की वगैरह, करंट लगने की, कई कलाकार आते हैं, वीडियो शूटिंग रहता है। तो उन्होंने मेरे को लेटर दिया कि आप महीना भर यहाँ पूरे रहेंगे, आपकी सारी व्यवस्था रहेंगी, आपको 10,000 रुपये मानदेय भी दिया जाएगा, लेकिन आपको वो पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क देखना है, आप पूरे जवाबदार रहोगे। तो मेरे को सारी ऐसे VIP ट्रीटमेंट रहता है उस टाइप से मिली। एक तिवारी जी करके थे वहाँ पे प्रशासक, उनके साथ में उनका PA बन के रहता था लोग।
तो और कहीं भी जाता था उनके साथ रहता था। तो लोग मुझे भी समझते थे कि ये कोई महाकाल का विशेष व्यक्ति है। सारे IG DIG SPO लगे थे, हम कंट्रोल रूम में बैठते थे, पूरे महाकाल के CCTV के माध्यम से कंट्रोल करते थे। मुझे भी उन्होंने वॉकी टॉकी दे रखा था। मेरे को बड़ा आनंद आता था साहब कि चलो सरकार की तरफ से अपने को सेवा करने का अवसर मिल रहा है, तो ये उनकी कृपा है। इसलिए मैं कम से कम 18 साल उज्जैन में रहा साहब, ये मेरा कहने का मतलब। बहुत बढ़िया। सारे अपने चिदम्बरम साहब के अपने आयाम देख लिए, बहुआयामी व्यक्तित्व है, विनम्र हैं और अपनी बात रखने के लिए जिद्दी हैं। मतलब ये जब तक अपनी बात नहीं पूरी करेंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ किए जाने की अंदर ही अंदर इच्छा है, और ऐसे ही लोग ईश्वर को अपेक्षित भी हैं। अब इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू रह गया है जिस पर अपन अब आ रहे हैं कि आपका विवाह कब हुआ और उनकी आपकी श्रीमती जी का नाम बताइए। 9 फरवरी 72 को मेरा विवाह हुआ जी। लकीली महाकाल की कृपा से वहीं की पत्नी में। अच्छा, अरे वहाँ भी साथ दिया आपको वहाँ। अच्छा। हाँ, तो सितूत परिवार से पुष्पा सितूत करके गोपाल मंदिर के ठीक पीछे उनका राम मंदिर है जी। वैसे हमारे भी परिवार का राम मंदिर कुमराज में, कुमराज के रहने वाले, वहाँ भी जमीन जायदाद हमारी रही है, हमारे दादाजी जी। तो 72 में हम दोनों साथ एक दूसरे के रहे और अभी तक हमारे साल के 50 साल 9 फरवरी में पूरे होने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामना आपको। तो उनका कुछ संगीत में योगदान है क्या? संगीत सीखी हुई है? हाँ, संगीत उन्होंने BMUS किया हुआ है। अच्छा। BMUS किया हुआ है, लेकिन वो क्या हुआ शादी के बाद ही मेरे को 2 लड़के हैं, बड़ा लड़का छोटा लड़का, तो पारिवारिक व्यवस्था में रह गए, तो संगीत को आगे ज़्यादा समय नहीं दे पाए। बच्चे कहाँ हैं आपके? मेरा बड़ा लड़का अमोल चिदम्बरे है जो महिंद्रा मद्रा में AGM है वहाँ पे, और कई सालों से 15 साल से पूना में रहते हैं, पिंपरी में है। पहले नासिक में था, नासिक से चेन्नई रहा, चेन्नई से पूना में है, तो काफ़ी अच्छा उसका भी व्यवहार है, आज अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा है जी। और एक मेरा छोटा लड़का है, उसकी भी शादी हुई है उज्जैन परिवार से, दामले परिवार से, नायना, और उसको भी एक 18 साल का लड़का है। 18। वो कहाँ रहते हैं? वो पिंपरी में रहते, हमारा बड़ा लड़का अमोल चिदम्बरे। दूसरा मेरा है पीयूष चिदम्बरे, वो उससे 2 साल छोटा है, उसको भी आज 15 साल हो गए। उसने IT में किया हुआ है जॉब, बैंकिंग सॉफ्टवेयर में डेवलप में है, तो 12-15 साल से US में। अच्छा। उसको भी एक 18 साल की लड़की है, 4 साल का लड़का। आप गए होंगे अमेरिका? हाँ, मैं 2 बार को आया, तीसरी बार जाने का था, तो ये अभी बीच में। तो वहाँ की संस्कृति में और यहाँ में आपको बहुत बड़ा अंतर क्या दिखता है? बहुत फ़र्क है साहब। वहाँ तो इतना स्ट्रिक्ट है कि कुछ पूछो मत। अच्छा। हाँ, हम लोग नहीं उतने नियम कानून में रह सकते। बार बार मेरे को लड़का सचेत करता है कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे देखना है, क्या करना है, तो पूरे बायलॉज के ऊपर वहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर अपने को देना पड़ता है। अच्छा। ऐसा कहते हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि च मनोरथे। मनोरथ अपने उद्यम से सिद्ध होते हैं, अर्थात वे ही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होते हैं जो निष्काम कर्म के लिए प्रेरित होते हैं। तो ऐसे हमारे दादा अदिल चिदम्बरे साहब आज हमारे बीच हैं। तो एक प्रश्न मेरे मन में अभी और उठ रहा है कि आपके जीवन का ऐसा कोई घटना जो आपको अभी तक याद हो? मतलब जो कभी भूल नहीं सकता ऐसा। आदमी मतलब थोड़ा सा ईगो तो होता है, घमंड भी आती है आदमी को, लेकिन वो घमंड कैसी चूर होती है उसका एक उदाहरण मेरे सामने। परमाली वाले भोपाल में मैं क्वालिटी कंट्रोल में इंस्पेक्टर था जी। और काफ़ी मेरे पास पावर थे उस समय कि मेरे बिना सिग्नेचर के कोई माल बाहर नहीं जा सकता था। पूरे बहुत सारे भारत की सारी कंपनियाँ जाती थी। बाय द वे मैं वहाँ चीफ इंस्पेक्टर बन गया। अब थोड़ा सा केबिन है, एयर AC का रूम है, तो थोड़ा सा मतलब वो आ जाता है कि अपन कुछ है। तो मेरे एक मित्र थे प्रकाश दस्तूरी करके, नाम ही बता देता हूँ। वो सेल्स इंजीनियर थे और वो मेरे पास अक्सर आया करते हैं कि चिदम्बरे जी मेरा ये मटेरियल थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए। मैंने कहा आप क्यों हमको बार बार करते हो, हम हमारे रूटीन से कर रहे हैं, हमारा स्टाफ ये कर रहे हैं, आप हमेशा तक मेरे को करते नहीं। प्लीज़ आपका हमेशा योगदान था।
एक दिन मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा इतना बड़ा जॉब है, क्वालिटी कंट्रोल की मेरी जवाबदारी है, कल से कंपनी मेरे को निकाल देगी यदि रिजेक्ट होकर वहाँ आ गया तो आप जाइए, आप अभी नहीं आप करूँगा, मेरे पास कोई फुर्सत नहीं है मेरे पास। बहुत रिक्वेस्ट की उन्होंने मेरे से, लेकिन मैंने नहीं किया। अच्छा। हाँ, तो वो जबकि वो एमटेक इंजीनियर थे और एक नई हमारी फैक्ट्री बन रही थी परमा ग्लास करके, तो उसके वो होल एंड सेंट इंचार्ज मैनेजर बनने वाले थे 6 महीने बाद। लेकिन उस वो एटीट्यूड मैंने किया तो मुझे उसको जन्म भर कभी भूल नहीं सकता। इसलिए नहीं भूल सकता कि वो वहाँ से चले तो गए, और जहाँ उनका इरेक्शन वर्क चल रहा था ऐसी टंकी वगैरह पानी की और चेन ब्लॉक से वहाँ के ऊपर चढ़ा रहे थे, वो देखने का काम हो रहा है कि नहीं, इनको जाने को और टंकी गिरने एक ही टाइम पे पूरी मशीनें बंद हो गई। मैं भागता हो गया तो मालूम पड़ा प्रकाश दस्तूरी जी हो गए। कितना दुख हुआ होगा मेरे को। देखो 1-2 मिनट के अंदर मैंने उस व्यक्ति को ये कहा, और पूरी कंपनी जानती थी कि ये दोस्त है, हम मराठी होने के नाते मैं भी उसमें लिमिटेड थे मराठी, और मेरे अच्छे दोस्त थे प्रकाश दस्तूरी। तो लोगों ने फिर एकदम चीफ एग्जीक्यूटिव ने मेरे को बुलाया, भैया आप जानते हो क्या ये कौन है, कहाँ है? कहते हैं हाँ, मैंने कहा मैं जानता हूँ, ये 1250 में रहते थे, मैं गया हूँ, इनके अभी 4 महीने भी नहीं हुए शादी हुई सर, शादी। तो बोले आप मेरी एम्बेसडर ले जाइए और ट्रक में इनकी डेड बॉडी ले जाके घर पे ले जाइए। अब मैं उनके घर पे ले गया, कार से पहले आगे गया और उनको फिर ले से लाया, तो उनकी मिसेज अकेली थी, 1250 में रहती थी। तो उसको इतना दुख हुआ कि उसने हाथ की चूड़ियाँ फोड़ी और खा ली। अब ये नया केस बन गया। अब मैं इधर डेड बॉडी के लिए, मतलब मैं अकेला ही जाता था उनके लड़के, तब उनको उन्होंने कहा कि नहीं, इनको हॉस्पिटल ले, 1250 में हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा वेरी सीरियस कंडीशन, हम नहीं कह सकते। फिर वापस आया तो वहाँ आसपास के लोग इकट्ठे होते, बोले भाई नहीं वो तो बिना मंगलसूत्र के तो वो ही नहीं सकते, आप तो उनको लेके आइए। फिर मैं गया वापस कार से उनके पास, तो वो बहुत चिल्ला रहे थे लोग, नर्स वगैरह पकड़ के बैठी हुई थी उनको। तो डॉक्टर ने कहा आप अपने रिस्क पे ले जाइए, मैं नहीं करता। फिर हमने बड़े मुश्किल से, नर्स ने अपने उनके गले का मंगलसूत्र खींच के निकाला और उनके डेड बॉडी में वहाँ बांधा और हो गए। तो ये कितनी पैथोटिक, मतलब मेरे लिए कभी ज़िंदगी में न भूलने वाली घटना है कि अपन ने आज अपने मित्र के साथ कैसा किया, मतलब कैसे अनजाने में कुछ हो जाता है। तो बहुत ही मेरे को दुखदाई बात रही है। आपने मेरे कभी मेरे ये बात नहीं कही थी, लेकिन अच्छा हुआ आपने अपनी मन की वो निकाल दी। आज ईश्वर उनकी आत्मा को जहाँ भी सुन रहे होंगे, निश्चित ही आपको वो क्षमा करेंगे, क्योंकि आप सही मन से और इस बात को रिग्रेट कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। अपन थोड़ा सा माहौल एकदम गमगीन हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोई आपके दिमाग की, मस्तिष्क की योजना जो अभी करना बाकी रह गई हो, कि लगता है यार ऐसा हो जाए तो और अच्छा है। मेरे को संगठन करने में बहुत मज़ा आता है कि मेरे को, मैं बांसुरी बजाता हूँ, मैं नाटक करता हूँ, मैं फिल्म में काम करता हूँ, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। 10 लोग हो उनको लेके मैं कुछ करूँ हमेशा, कभी अकेला करने की इच्छा नहीं हो सकती। मैं हमेशा 10-20 संगठन हमेशा जोड़ता रहा। पुणे में भी गया, वहाँ पे भी ज्येष्ठ नागरिक संस्था की स्थापना हो गई, वहाँ पे भी मैं कार्य करता हूँ। भले 2 महीने के लिए आऊँ, 3 महीने के लिए आऊँ, वहाँ भी करता हूँ। यूएस में भी जाता हूँ तो वहाँ भी मैं अपने ग्रुप, अपने इंडियंस लोगों को इकट्ठा कर लेता हूँ और मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करता हूँ। मेरी ये इच्छा सब, मैं अभी ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन एक घटना और बताऊँ जो मैं भूल नहीं सकता, हालांकि वो अलग है जी। फिल्म पतवू बिटिया में काम कर रहा था मैं। ये कुछ पहले कुछ बताते नहीं, डायलॉग देते नहीं, हम नए आर्टिस्ट रहते हैं ना, तो बस बड़े नहीं, आइए आप ऐसा कीजिए कि वो पृथ्वी आएगा बंदिनी को, हीरोइन को लेकर, बंदिनी मिश्रा थी, और आप उसको अंदर ले जाना। अब मेरे को समझ नहीं, मैंने कहा ठीक है। मैं खड़ा हो गया वहाँ पे, जो सेट वेट लगा हुआ था पूरा, उधर से वो समझ गया कि वो शायद वैसा लेके आ रहा है, बिल्कुल बेहोश हालत में है उसको। तो मैं समझ गया, मैंने कहा इसको अंदर लेना मतलब इसको ऐसा लेना पड़ेगा हाथ से। तो मैं तो वैसे ही घबरा गया। मैंने कहा शूटिंग पहली दूसरी फिल्म में ये गया तो जो गिर गई वो नीचे, हीरोइन बंदी ने वैसा, तो डायरेक्टर इतना चिल्लाया मेरे को, क्या बड़े मियाँ तुम इतना सा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, सारा पूरा सेट बिगाड़ दो, ये कर दिया। इतना बुरा लगा। मेरी बात 40-50 लोग खड़े हुए थे उनके सामने मेरी इस इंटरव्यू। फिर उन्होंने सलमा और सुगमा, आप दोनों जने खड़े रहिए, बड़े मियाँ फिर ध्यान नहीं देता, तो उनको सपोर्ट मिल गया, तब वो ले जाके गए। तब से मेरे को लगा कि बहुत ही गलत काम, मतलब बहुत ही कठिन काम है फिल्मों में काम करना, बार बार रिटेक होना, डायरेक्टर का नाराज़ होना। उसके बाद फिर मैंने कम कर दिया था फिल्मों में जाना। हालांकि 1-2 बात और भी आया, काल भैरव का वगैरह आया। काल भैरव में भी टीनू आनंद के साथ मैंने काम किया, भारती अचरेकर के साथ, आलोकनाथ के साथ काम किया, तो अपने रजा मुराद के साथ काम किया थोड़ा सा।
तो ये शौक मेरा फिल्म का रहा है, संगीत का रहा है और संगठन का रहा है। तो इसमें मैं अपना समय बिताता हूँ, किधर दिन निकल जाता है पता नहीं चलता मेरे को। अभी लोग जरूर घर वाले बोलते कि आप जरा कम करो, यही देखो 75 से ऊपर चले गए हो अभी। तो कोशिश करता हूँ लेकिन वो मन नहीं मानता। जब तक कला क्षेत्र में लोगों के साथ नहीं जुड़ा रहूँगा तो ऐसा लगता है आज खाना अधूरा है। वाह चितंबर साहब, आपकी एक बड़ी प्रसिद्ध योजना रही पर्यावरण के ऊपर, आपने बहुत से कुछ काम किए, मैंने सुना है पद यात्रा वगैरह कुछ की थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी हाँ, जब ये पर्यावरण शब्द प्रचलन में नया नया आया था, पेपर में लोग पढ़ते थे तो कुछ बहुत से लोगों को मालूम नहीं था पर्यावरण क्या शब्द है। तो हम जब उज्जैन में थे तो हमने कुछ छुट्टियाँ जैसे बच्चों की होती थी तो हमने बच्चे लेते थे 8 साल से लेके तो 15 साल तक के, उनका हम ग्रुप बना के नाटक गाने वगैरह तैयार करते थे और पर्यावरण शब्द के ऊपर हम काम करते थे। कि एक बार तो हमने ये किया कि पर्यावरण दिवस रहता है उस दिन पे सारे स्कूलों में जाके सब पौधे लगाए, हमारे साथ मतलब एमएलए वगैरह भी रहते थे, सांसद भी रहते थे, हमारी मदद करते थे उसमें। और जगह जगह हम वृक्ष लगे इसलिए बीजारोपण भी करते थे हम। जैसे तो तुम्हारे बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं कि जिनके बीजे डाल दो बरसात में तो वो रोड के इसमें आ जाते हैं किनारे। तो एक बार हमने किया शिप्रा यात्रा नदियों का, हमने कहा कि नदियों के किनारे का जो कटाव होता है उसको नदियों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते। तो हमने शिप्रा योजना का वो किया कि शिप्रा सा उद्गम स्थान से लेकर मुंडला से निकले, सिपावरा में जाके रतलाम में आलोट के वहाँ मिले, तो हम उसकी पदयात्रा 40 किलोमीटर की 240 किलोमीटर के 40 बच्चों के साथ हमने वो पद यात्रा की। अच्छा। हम हर गांव में जाते थे, वहाँ रुकते थे और वहाँ के जो बच्चे मिलते थे उनसे मिलते थे, उनको पौधे देते थे और वो लगाते थे और आश्वासन देते थे कि ये जैसे आप बड़े होगे तो आपके साथ एक पौधा भी बड़ा होगा, नहीं तो एक समय यह आएगा कि पेड़ कटते जाएंगे और हमारा जो आपका जो आगे आने वाला जीवन है बच्चों को उनके लिए ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाएगी। हम रात भर उठते थे, नाटक करते थे, डांस करते थे, मालवी लोकगीत गाते थे, स्लाइड शो करते थे और लोगों को गांव वालों को इकट्ठा करके हम ये पर्यावरण का संदेश देते थे कि जो ये हो रहा है ये बहुत बुरा हो रहा है, ओजोन लेयर हमारी कम होती जा रही है, वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए हमें वृक्षारोपण करना है। तो किसी बड़े कभी नेता ने इस बात को ध्यान में लिया? हाँ, हमने 2 बार तो शिप्रा यात्रा की और हमारे पास बहुत सारी सभी नदियों के ऊपर इसकी योजना थी कि जितनी भी बड़ी बड़ी नदियाँ उसके ऊपर कोई बड़े राजनेता आपसे जुड़े इस योजना को? हाँ, हमारा जब समापन हुआ तो उस समय शीला दीक्षित जी आई थी। अच्छा। तो शीला दीक्षित ने जब ये देखा कि ये छोटे छोटे बच्चे विक्रम कीर्ति मंदिर में पूरा भरा हुआ था कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जाके राजीव गांधी को बोला, बोले उज्जैन में बच्चे 8 साल से 15 साल के 250 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और पर्यावरण का अलग जगाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि पेड़ मत काटो। तो राजीव गांधी को जैसे मालूम पड़ा तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से मैं मिलना चाहूँगा। राजीव गांधी जी ने हमको वहाँ पे आमंत्रित किया, हम बच्चों को लेके वहाँ गए, उनके पीएम हाउस पे मिले। उन्होंने फिर हमसे निवेदन किया कि हम कुछ 8-10 लोग बड़े भी थे उसमें, हाँ सतीश दवे हमारे मान सेवी निदेशक थे, उनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए कि हमारे यहाँ भी अमेठी से रायबरेली तक की यात्रा कीजिए, हमारे यहाँ के बच्चे लीजिए, उनको संगीत सिखाइए, उनको डांस गाने सिखाइए, पर्यावरण सारे पर्यावरण के ऊपर, और जन जागृति के लिए आप ये काम हमारे लिए कीजिए, आपकी सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से होगी। तो हम गए वहाँ पे सुल्तानपुर में हमारा ठहरने की व्यवस्था हुई। अमेठी से रायबरेली हमने पद यात्राएँ की। अच्छा। हाँ, काफ़ी उसमें हमें ये मिला, प्रोत्साहन मिला। आकाशवाणी वाले आए, दूरदर्शन वाले आए, हमारे आकाशवाणी पे और दूरदर्शन पे फिर हमारे गीतों का प्रसारण भी हुआ। इस प्रकार फिर हमने स्लेट पेंसिल कारखाने के ऊपर भी हमने काम किया, मंदसौर में भी पद यात्रा की और हमारी अनेक नदियों पे की, बहुत सारी, अब आपको इतना नहीं बता सकता मैं। ये हमारे बच्चों की पद यात्रा बाल मंच के नाम से है। एक बात जरूर हुआ था, अभी बताऊँ मैं, कि यह हमारी प्रगति और ये हमारा बच्चों का कार्यक्रम देख के सेंट्रल गवर्नमेंट नरसिंह राव थे, तो उन्होंने कमलनाथ जी ने उस समय पर्यावरण का काम देखते थे, तो उन दोनों ने हमको बुलाया था कि रियो डी जेनेरो में फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन हो रहा है तो आपकी संस्था भी उसमें शिरकत करे। अच्छा। तो हमारे सतीश दवे जी वहाँ गए, उन्होंने कुछ 30,000 रुपये जमा करने को बोला, लेकिन हम लोगों की संस्था बहुत छोटी थी, पैसा वैसा कहीं से लेते नहीं थे, कुछ नहीं, तो हमने उनसे क्षमा याचना की कि हम पैसा जमा नहीं कर सकते, इसलिए हम फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन में रियो डी जेनेरो में नहीं जा। चलो साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस
संस्था के लिए अच्छे काम किया है। और हमारी जो मराठी व्यवसायों की योजना आपको कैसी लगी, और उसमें आप 2 शब्द इस योजना के बारे में बताएं। ये तो आपने योजना चालू करके कई लोगों के मतलब इतने उनके मन के जो भावनाएं थी उसको आपने उजागर करने का अवसर प्रदान किया है। आदमी सोचता ही रहता है कि काश मेरे पास तो कुछ टैलेंट है, कुछ करता हूँ, काश मेरे को भी कुछ ऐसा मंच मिले ताकि मैं किसको बताऊँ, क्या करूँ। लेकिन ये जो आपने चालू किया है, लोग तो बिल्कुल खुश हो जाएंगे। और यदि ऐसा ही आपका ये चलता रहा ना, तो वाकई में इस मराठी समाज को, मराठी व्यवसायी लोगों को, हमारे कला क्षेत्र के लोगों को, समाज क्षेत्र के लोगों को इतना आनंद आएगा कि कुछ कह नहीं सकता जी। बहुत ही आप इसे आगे बढ़ाइए, मेरी शुभकामनाएं हैं जी। और कुछ मेरा भी सहयोग लगे तो मैं आपको हमेशा क्या बात, क्या बात, देने बहुत बढ़िया। जीवेत शार्दशतम, पश्यते शार्दशतम, श्रव्यते शार्दशतम, न तो दास्यम शार्दशतम, ऐसे चिदंबरम साहब को हम महाकालेश्वर के मंदिर के कार्य करने के उपलक्ष्य में महाकालेश्वर का जो इन्हें आशीर्वाद मिला हुआ है, जिससे ये अभी तक अपने कार्य में पूरी तरह से लगे हुए हैं और जोश से भरे हुए हैं। और इनको आप सुबह शाम कभी भी देख लेंगे, आप ऐसे ही दिखेंगे जैसे अभी दिख रहे हैं। तो न कभी थकते हैं और न ये थकना चाहते हैं। तो ईश्वर इन्हें ऐसे ही सुखी समृद्ध जीवन में शतायुषी करे। इसी शुभकामना के साथ मैं अभय मान के पुनः आप सबका आभारी हूँ और स्वरबहार संस्था का आभारी हूँ, जिन्होंने हमारी इस मराठी व्यवसायियों की जो योजना है, क्योंकि ऐसे मराठी व्यवसायी बहुत हैं जो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, उन्हें पब्लिसिटी नहीं मिलती है, उन्हें पता भी नहीं होता पब्लिसिटी कैसे दी जाती है। तो हम लोगों ने इस योजना को माननीय शंकर लालवानी जी से संपर्क किया और वे भी इस कला पारखी होने के कारण उन्होंने मेरे निवेदन पर हमें इस योजना में सहभाग दिया। स्वरबहार की संस्था का मैं आभारी हूँ और चिदंबरम साहब का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मानके साहब आपका। आपने बहुत अच्छी कार्रवाई चालू करी। शुक्रिया।